प्यारे विद्यार्थियों, आज इस सेशन के अंतर्गत हम अध्याय 4 के भाग 4 के अंतर्गत देखेंगे कि जिस साझेदार की सेवानिवृत्ति होती है या जो साझेदार फर्म से रिटायरमेंट लेता है उसको देय राशि की गणना जो है वो किस प्रकार से की जाएगी और इसके संदर्भ में जो प्रविष्टियां हैं, जो भुगतान की जो जर्नल एंट्रीज है वो हम किस प्रकार से करेंगे, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जब साझेदार वर्ष के मध्य में सेवानिवृत्त होता है। जनरली क्या होता है, अगर बात रिटायरमेंट की आती है, सेवानिवृत्ति की आती है, तो जनरली वह वर्ष की समाप्ति पर होता है। लेखा वर्ष जब भी समाप्त हो, यानी कि 31 मार्च या 1 अप्रैल पर। लेकिन कई बार ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती है कि वर्ष की समाप्ति तक नहीं रुका जाए। हो सकता है साझेदार जो है पूर्व में ही सेवानिवृत्ति चाहता हो, तो उस कंडीशन में उसे जो देय राशि है अर्थात पूंजी पर ब्याज, लाभों में हिस्सा, आहरणों पर ब्याज, वेतन, इन सब का जो भुगतान है वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि सेवानिवृत्ति से ठीक पहले जो बैलेंस शीट बनाई गई थी, जो चिट्ठा बनाया गया था, उस तारीख से लेकर के जो सेवानिवृत्त होता है, जिस दिन वो रिटायर होता है, उस अवधि को ध्यान में रखते हुए इसे पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन या लाभों में हिस्सा दिया जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, मान लीजिए साझेदार को 10% वार्षिकी दर से पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो सामान्य उसे पूरे वर्ष का ब्याज दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए साझेदार 30 जून को ही सेवानिवृत्त होता है, तो 30 जून को निवृत्त होता है, तो अप्रैल, मई और जून, क्या उसे 3 महीने का पूंजी पर ब्याज मिलेगा या पूरे वर्ष का? देखिए, जब साझेदार ही 3 महीने रहा है, उसकी पूंजी ही व्यापार में 3 महीने रही है, तो ब्याज की गणना भी जो है 3 महीने हेतु की जाएगी। मान लीजिए साझेदार को 10,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है और साझेदार 30 जून को रिटायर होता है, या मान लीजिए 31 अक्टूबर को रिटायर होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक वो 7 महीने तक फर्म में रहता है, तो उसे वेतन भी 7 महीने का दिया जाएगा। ये अपने को कैलकुलेट करना है। कौन सा? जो चालू वर्ष का वेतन है, जो चालू वर्ष की पूंजी पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज है, या जो चालू वर्ष का लाभ है। लेकिन ख्याति में हिस्सा, पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ या हानि हो रही है उसमें हिस्सा, या जो एकत्रित लाभ और हानियां हैं उसमें समय तत्व को जो है ध्यान में नहीं रखना है। किस प्रकार? देखिए, सामान्यतया साझेदार की जो सेवानिवृत्ति है वो लेखांकन वर्ष के अंत में ही होती है, एंड ऑफ द ईयर होता है, जहां एक साझेदार लेखांकन वर्ष के बीच में सेवानिवृत्ति का निर्णय लेता है, तो उस कंडीशन में उसे जो देय राशि है, जो भुगतान की जाने वाली राशि है, वो किस प्रकार ज्ञात करें, ये थोड़ा एक समस्या रहती है और इसी के अपन कैलकुलेशन के लिए ये सेशन लेकर के आए हैं। क्या लिखा है? ऐसी परिस्थिति में उस साझेदार को हिस्सेदारी स्वरूप पिछले लेखांकन वर्ष के तुलन पत्र तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि तक का जो लाभ और हानि का अंश है, पूंजी पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज है, यदि है तो देय होगा। यानी लाभों में हिस्सा उतने ही समय तक दिया जाएगा जितने समय तक वो फर्म में रहता है। पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, जो वेतन है वो उसी अवधि का मिलेगा जिस अवधि तक वो है फर्म में साझेदार रहता है, ना कि पूरे वर्ष का दिया जाएगा। जैसे अभी हमने बात की, अगर साझेदार को 5,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, तो क्या पूरे 60,000 रुपए एक वर्ष का मिलेगा, या वो जून तक साझेदार रहता है तो अप्रैल, मई और जून का मिलेगा। तो जितनी अवधि के लिए साझेदार रहता है उसी अवधि तक का हमें क्या देना है उसको, चाहे वेतन हो, चाहे पूंजी पर ब्याज हो या आहरण पर ब्याज की वसूली की जानी हो। करना क्या होता है, मध्य अवधि के लिए जो भी लाभ या अगर हानि है तो इसकी गणना मुख्य समस्या है। समस्या का निपटान कैसे करना है? जो पहले की तिथि, जो ठीक सेवानिवृत्ति से पूर्व का जो बैलेंस शीट है से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि तक का जो है अपने को गणना करना है, कैलकुलेशन करना है। किस प्रकार से? माना कि साझेदार को जो वेतन दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है अपना, माना
ए बी सी में सी सेवानिवृत्ति 30 जून 2019 को लेता है। कब रिटायर हो रहा है? 30 जून 2019 को। अब यहां पर अगर प्रश्न में ऐसी सूचना दी जाए, पॉइंट फर्स्ट 4,000 रुपए प्रति माह वेतन, तो अब सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? वेतन कितना होगा? 4,000 गुणा 12 होगा या 4,000 गुणा 3 होगा। कितना वेतन लेंगे? देखिए फर्म के अंतर्गत वो 12 महीने रहा या 3 महीने, तो 30 जून को रिटायर हो गया। अप्रैल, मई और जून 3 महीने रहा, तो उसे 3 महीने का वेतन दिया जाएगा, न कि पूरे वर्ष का जो है इसे वेतन दिया जाना है। जिस अवधि के लिए रहा है उसी अवधि का वेतन दिया जाएगा। जैसे लिख दिया जाए, पॉइंट नंबर 2 यहां पर अपन बात करते हैं। सी की पूंजी 2 लाख रुपए पर 12% की दर से ब्याज। तो यहां अपना पूंजी पर जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो कैसे निकाला जाएगा? दोनों ही ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट 2 लाख गुणा 12% पूरे वर्ष के लिए, या 2 लाख गुणा 12%, और चूंकि वह 3 महीने फर्म में रहता है तो 3 महीने के लिए कितना निकाला जाएगा? 24,000 24,000 रुपए, या फिर जो है आपका 6,000 यानी कि 6,000। तो क्या किया जाएगा? 6,000 रुपए निकाला जाएगा, न कि 24,000, क्योंकि वो 3 महीने हेतु की जाएगी। जितनी अवधि तक वो फर्म में रहता है उतनी अवधि तक का हमें क्या करना है? उसे पूंजी पर ब्याज, वेतन या फिर जो है लाभों में हिस्सा देना है। जैसे पॉइंट नंबर 3 दे दिया, चालू वर्ष के लाभ माना कि 40,000 रुपए। तो लाभों में हिस्सा किस प्रकार दिया जाएगा? ऑप्शन ए तो यही है, 40,000 का 1/3 दे दिया जाए, क्योंकि अपने को सूचना नहीं दी गई है। लाभ यानी विभाजन अनुपात क्या है, तो बराबर अनुपात में विभाजित कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन यह है कि 40,000 रुपए में वह कितनी अवधि तक रहा था? 3 महीने का, तो 3/12 फिर गुणा 1/3 जो है वो किया जाए। तो समय विशेष का ध्यान में रखना है, क्योंकि ये करंट ईयर का प्रॉफिट दिया गया है। इसमें कौन सा फैक्टर काम में लोगे आप? ये वाला जो है काम में लिया जाएगा, ना कि डायरेक्ट 1/3 करेंगे, क्योंकि लाभ करंट ईयर से संबंधित है, चालू वर्ष से संबंधित है। जितनी अवधि तक वह 3 महीने ही फर्म में रहा तो 3 महीने का ही तो दिया जाएगा, कम या ज्यादा थोड़ी दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ दिया जाए या ख्याति में हिस्से की अगर बात की जाए, या फिर जो अवितरित लाभ और हानि दिया जाए, इसमें समय तत्व का ध्यान नहीं रखना है कि वह कितनी अवधि तक का फर्म में साझेदार रहा था। यानी कि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि में हिस्सा ख्याति में हिस्सा
अवितरित लाभ या हानि के वितरण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि साझेदार चालू वर्ष में कितने समय तक साझेदार रहता है। क्लियर है? ध्यान को थोड़ा ध्यान से लिख देते हैं। कितने समय तक साझेदार, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एकत्रित लाभ है पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से संग्रहित हो सकता है, जब तक वो फर्म में बना हुआ था। जो पुनर्मूल्यांकन है, जो रिवैल्यूएशन है, उसमें भी वो पूर्णतः हिस्सेदार है, उसके लाभ और हानि में हिस्सेदार है। ख्याति उसे हिस्सा दिया जाएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं रहेगा कि वह चालू वर्ष के लिए 2 महीने था या 3 महीने, जबकि यहां फर्क पड़ रहा है। ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, चालू वर्ष का लाभ है, संग्रहित लाभ नहीं है। पूंजी पर ब्याज में फर्क पड़ेगा। वेतन जो है अगर मंथली दिया गया है तो फर्क जो है अवश्य पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण की सहायता से थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। क्या कहता है उदाहरण कुछ इस प्रकार है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मायरा, शबनम और विपुल साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं और वे 5:1:4 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 1 और 4। आगे लिखा है इस वर्ष की समाप्ति पर फर्म का जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो कितना दिया गया है? 1 लाख रुपए। इस वर्ष की समाप्ति पर, यानी रिटायर जो हो रहा है वो 31 मार्च 2019 है और इसी वर्ष की समाप्ति पर जो प्रॉफिट है वो है आपका 1 लाख रुपए। लेकिन विपुल जो है किसी कारणवश 30 जून 2019 को ही सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है। विपुल की सेवानिवृत्ति के पश्चात जो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात है वह 1:1 तय हुआ है। अप्रैल 1 से जून 30 तक विपुल की हिस्सेदारी की गणना जो है वो किस प्रकार होगी? देखिए, वर्ष जो है अपना कितना दिया गया है? 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपका जो लाभ हानि विभाजन अनुपात है वो व्यापार कर रहे हैं। यहां पर जो रिटायरमेंट है, जो निवृत्ति है, वो 30 जून 2019 को हो जाता है। यानी कि कितनी अवधि तक वो फर्म में रहा? अप्रैल, मई और जून, 3 महीने तक जो है विपुल फर्म में बना रहा। तो लाभ करंट ईयर का है, चालू वर्ष का है, तो सिर्फ 3 महीने का ही तो हिस्सा मिलेगा या पूरे वर्ष का लाभ मिल जाएगा? अगर संग्रहित लाभ दिया हुआ होता, अवितरित लाभ और हानि दिया हुआ होता, तो फिर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर देते। यहां पर तो करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है। देखिए, चूंकि विपुल फर्म में 3 माह यानी 1 अप्रैल से 30 जून तक साझेदार रहा, अतः लाभ की गणना में उसका हिस्सा तीन माह हेतु ज्ञात किया जाएगा।
और साथ ही साथ इसका जो लाभ हानि विभाजन अनुपात है मायरा, शबनम और विपुल का 5:1:4 यानी 4/10 लिया जाएगा, तथा विपुल का लाभ में हिस्सा कितना है, 4/10 है। तो देय राशि किस प्रकार से आ जाएगी, 3 महीने के लिए, इसलिए 3/12 करेंगे और 4/10% जो उसका हिस्सा है, किस प्रकार देखिए। विपुल को देय राशि या ऐसा कहें लाभ में जो उसका हिस्सा बन रहा है वह कैसे ज्ञात किया जाए। प्रॉफिट जो दिया गया है वह है 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपया जो है पूरे वर्ष का है, और जबकि विपुल जो रह रहा है वो कितने समय के लिए रहा है, 3 महीने के लिए, इसलिए 3/12 जो है वो अवश्य आएगा। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, इसका जो लाभ में हिस्सा है 5:1:4 है, यानी कि 4/10 जो है वह भी अवश्य किया जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10,000, 10,000 रुपए। विपुल को इस लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा, 10,000 रुपए। अब इसके संदर्भ में प्रविष्टि भी देख लीजिए। देखिए, अगर वर्ष के दौरान अगर लाभों में हिस्सा दिया जा रहा है, ड्यूरिंग द ईयर का जो प्रॉफिट है वो लिया जाएगा P&L सस्पेंस अकाउंट से, और P&L सस्पेंस अकाउंट में रुपया कहां से आएगा, शेष साझेदार उनका जो गेनिंग रेशियो है, जो फायदा या जो अधिलाभ का रेशियो है, उसमें जो है अपना वहन करने वाले हैं। फिलहाल 10,000 रुपए किस प्रकार से दिया जाएगा, प्रविष्टि हो जाएगा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट, और राशि जो कितना निकलेगा वह आएगा आपका 10,000 रुपए, यानी कि 10,000। यह राशि उसे दी जाएगी। 2 बातों का ध्यान में रखा गया है, यह है समय तत्व, यह है उसका लाभ हानि विभाजन अनुपात। अगर 3 महीने फर्म में रहा है तो लाभ भी 3 महीने के हिसाब से दिया जाएगा, पूरे वर्ष के हिसाब से नहीं। अगर उसका लाभ में हिस्सा 4/10 है तो 4/10 हिस्सा देंगे। पूरा 1 लाख रुपए तो विपुल का नहीं है, तीनों साझेदारों का है ना, तो विपुल का हिस्सा 4/10 है, 4/10 निकाल लेंगे। क्लियर है। इसी उदाहरण में थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है, यदि विपुल का लाभों में जो हिस्सेदारी है पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ज्ञात की जाती है, जो कि इस प्रकार से है, तो अप्रैल से 30 जून तक लाभ जो है वो अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कितना हिस्सा उसे दिया जाएगा। देखिए, पिछला जो हेडिंग था उसके अंतर्गत क्या था, प्रॉफिट दिया गया था 1 लाख, उस 1 लाख में उसका हिस्सा दिया जाएगा। अब क्या बात कर रहा है कि पिछले 3 वर्षों का जो औसत लाभ है, क्योंकि जिस तिथि को रिटायर हो रहा है उस दिन लाभ थोड़ी ज्ञात कर लिया हमने, नहीं ज्ञात किया ना, तो कितना लाभ माना जाए। तो साझेदारी संलेख में यह प्रोविजन था कि जब भी कोई साझेदार रिटायर हो तो जो भी पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ है उसी को करंट ईयर का लाभ मानते हुए जितनी अवधि तक फर्म में रहा उसे हिस्सा दे दिया जाएगा। यानी 16-17, 17-18, 18-19 का जो प्रॉफिट है उसी को अपने को क्या करना है, एवरेज मानते हुए। पिछले में क्या किया था आपने, केवल और केवल लास्ट ईयर का आधार मानते हुए इसको प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया था। अब क्या कर दिया, 3 वर्षों के लाभों का एवरेज निकालते हुए, औसत निकालते हुए हम क्या मानेंगे, उसे करंट ईयर का लाभ मानेंगे, और उसके आधार पर जो विपुल का हिस्सा है वो दिया जाएगा। कैसे, देखिए, सबसे पहले तो क्या लेंगे, 3 वर्षों का औसत लाभ, किस प्रकार से आएगा, 1,36,000, 1,54,000 और आपका आ जाएगा 1 लाख रुपए। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 वर्षों का लाभ है। तो 1,36,000 और 1,54,000 290,
और एक 3,90,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो औसत लाभ आ जाएगा 1,30,000। अब इस जो औसत लाभ है 1,30,000 उसी को करंट ईयर का लाभ मानते हुए, यानी जिस अवधि में साझेदार रिटायर हो रहा है, क्योंकि रिटायर तो हो रहा है 30 जून 2019 को, लाभ जो एक्चुअल में पता चलेंगे वो आपका निकल करके आएगा मार्च 2020 में। तब तक तो जो साझेदार रिटायर हुआ वो वेट नहीं करेगा, उसे लाभों में हिस्सा दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ले 3 वर्ष में। तो जो 1,30,000 है उसमें विपुल का हिस्सा ज्ञात कर लेंगे। किस प्रकार, देखिए यह होना चाहिए पूरा करंट ईयर का प्रॉफिट, पूरे 1 वर्ष का लाभ विपुल 30 जून को जाता है, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का जो है यहां पर प्रॉफिट निकालेंगे, इसलिए 3/12। और विपुल का लाभ में हिस्सा कितना है, 4/10 हिस्सा, तो यहां पर कर देंगे अपन 4/10, यानी यह हिस्सा जो है अपन विपुल को देंगे कितना, 13,000 रुपए। और इसके संदर्भ में प्रविष्टि क्या होती है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट। ₹13,000 13,000 इस प्रकार से दिया जाएगा। क्लियर है। P&L सस्पेंस में राशि कहां से आएगी, तो जो शेष साझेदार है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, उनसे ट्रांसफर होगा रिमेनिंग पार्टनर्स टू P&L सस्पेंस अकाउंट। इसके बारे में हम आगे जानकारी लेने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, इस कंडीशन में क्या क्लोज डाल दिया है, यदि सेवानिवृत्त साझेदार यानी विपुल का जो हिस्सा है वो बिक्री के आधार पर ज्ञात किया जाए तो किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, वर्ष 2018-19 का जो विक्रय है वो है 8 लाख, और अप्रैल से जून 2019 यानी जिस अवधि तक विपुल साझेदार बना रहा था उसका जो विक्रय है 1,50,000, जबकि 18-19 का जो लाभ है वो 1 लाख रुपए। तो ये 2018-19 का लाभ 8 लाख के विक्रय पर था, तो 1,50,000 का अगर विक्रय है तो प्रॉफिट कितना आएगा, वही करंट ईयर का लाभ मानते हुए, चालू वर्ष का लाभ मानते हुए, उसमें विपुल का जो हिस्सा है वो हम ज्ञात कर लेंगे। किस प्रकार, देखिए विक्रय के आधार पर चालू वर्ष के 3 माह यानी कि अप्रैल से जून का लाभ। अब देखिए कितना दिया गया है, 8 लाख की सेल्स पर जो लाभ है वो 1 लाख, तो 150 पर कितना आ जाएगा, 150 यानी कि 1,50,000 रुपए। यह क्या आ जाएगा, 3 महीने का जो प्रॉफिट है, 3 महीने का जो लाभ है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18,750। लेकिन यह तो सभी साझेदारों का हिस्सा है, क्योंकि 8 लाख की टोटल सेल्स थी, 1 लाख का टोटल प्रॉफिट था, और 3 महीने का जो टोटल सेल्स है वो 1,50,000 है, यानी 3 माह का कुल लाभ। अब इसके अंतर्गत हम क्या कर देंगे, विपुल का हिस्सा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो 4/10 लिया है, यह जितनी अवधि के लिए यानी 3 महीने व्यापार में रहा उसके लिए 3/12 क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह इस प्रकार है कि ये जो सेल्स है ये 3 महीने की है, ये जो लाभ है ऑलरेडी 3 महीने का, इसको अब आगे 3/12 नहीं करेंगे, तो 18,750 का जैसे ही आप 4/10 करोगे तो विपुल का जो हिस्सा है
वो आ जाएगा 7,500 रुपये। और इसी धनराशि से प्रविष्टि कर दी जाएगी आपकी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए प्रविष्टि। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट 7,500 रुपये। ये अलग अलग तीनों कंडीशंस में हमने कैलकुलेट कर लिया। जो कंडीशन फर्स्ट थी वो इस प्रकार से थी कि जो लाभ दिया गया है 1 लाख जो गत वर्ष का, उसे ही करंट ईयर का प्रॉफिट मानते हुए कैलकुलेट कीजिए। तो 1 लाख रुपए जो है पूरे वर्ष का लाभ था, लेकिन विपुल जो है 3 महीने व्यापार में रहा। 1 लाख रुपए तीनों साझेदारों का हिस्सा है, लेकिन विपुल का जो हिस्सा है वो 4/10 है। यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, विपुल की धनराशि ज्ञात कर ली। लाभ में जो हिस्सा है वह आ गया 10,000, क्योंकि 1 लाख साल भर का है। 3/12 किया तो 3 महीने का आ गया। 4/10 किया यानी उसका जो लाभ में हिस्सा है 5:1:4, उस अनुपात में 4/10, यानी जो 10,000 रुपए है ये विपुल को दिया जाएगा। प्रविष्टि पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया कि 1 वर्ष का नहीं, पिछले 3 वर्षों का जो लाभ दिया गया है उनका औसत निकाल लिए, वही करंट ईयर का प्रॉफिट मानिए, और विपुल का जो लाभ में हिस्सा बनता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, 1,36,000, 1,54,000 और 1 लाख रुपए, यानी टोटल 3,90,000 डिवाइड बाई 3, 1,30,000 लाभ जो है वो ज्ञात कर लिया। इसमें विपुल का हिस्सा चूंकि वह 3 महीने था तो 3/12, लाभ में हिस्सा उसका 4/10 है, तो विपुल का हिस्सा आ जाएगा 13,000। प्रविष्टि से में पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट 13,000। पी एंड एल सस्पेंस में राशि कहां से आएगी, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनसे फायदे के अनुपात में वहन करवाई जाएगी, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। ये हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब इसकी जगह क्या कन्वर्ट कर दिया कि जो हिस्सा है वो विक्रय के आधार पर कैलकुलेट करना है, यानी जितनी अवधि के लिए विपुल फर्म में रहा उस अवधि तक का विक्रय कितना था उसके अनुपातिक हम लाभ निकाल लेंगे। यानी कि पिछला पूरा वर्ष सेल्स थी 8 लाख और लाभ थे 1 लाख, तो 8 लाख रुपए की सेल्स पर लाभ हो रहा है 1 लाख, तो 1 रुपए पर कितना होगा, 1 लाख बटा 8 लाख, और 1,50,000 पर कितना निकल करके आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 18,750। 8 लाख पर प्रॉफिट 1 लाख, तो 1 पर बटा 8 गुणा 150। अब 18,750 जो है 3 महीने का लाभ है, क्योंकि 1,50,000 साल भर की विक्रय नहीं है, केवल 3 महीने का, तो लाभ भी क्या आ गया 3 महीने का। लेकिन ये तीनों साझेदारों का है, विपुल का हिस्सा 4/10, 7,500, और प्रविष्टि जो है पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट दर्ज की जाएगी। क्लियर है। इसके संबंध में प्रविष्टियां देखिए कैसे करनी है। मध्य अवधि के लिए सेवानिवृत्त साझेदार के लाभ की जो प्रविष्टि है वो इस प्रकार से होगी। कहां से लिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो लाभ हानि उचंती खाता है वहां से ट्रांसफर करते हुए टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जितनी भी अवधि तक के लिए वो फर्म में था। और यहां पी एंड एल सस्पेंस में राशि कहां से आएगी, लाभ हानि उचंती खाते की राशि को जो लाभकारी साझेदार है, जो गेनिंग पार्टनर है, उनके फायदे के अनुपात, उनके अधिलाभ के अनुपात या फिर इनके गेनिंग रेशियो के अनुपात में जो है हस्तांतरित किया जाएगा, बंद किया जाएगा या वहन किया जाता है। यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, यानी पीछे जो हम प्रविष्टि करते हैं सस्पेंस टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट, इसमें राशि कहां से आएगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मायरा और सबनम डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, इस प्रकार से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इनके स्थान पर एक प्रविष्टि भी हो सकती है, पी एंड एल सस्पेंस डेबिट भी है, पी एंड एल सस्पेंस क्रेडिट भी है, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस नाम से एक मिश्रित प्रविष्टि की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से रोज नामचा प्रविष्टि गेनिंग
टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स मतलब सेवानिवृत्त साझेदार, का लाभ में हिस्सा, यह राशि तो यहां आएगी। और गेनिंग पार्टनर्स के अंतर्गत आएगा फायदे का अनुपात, गेनिंग रेशियो जो है वो अपने को यहां पर काम में लेना है। क्लियर है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से जो मध्य अवधि में, मध्य अवधि का मतलब ये नहीं कि मिड ऑफ द ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कभी भी रिटायर होता है, यानी 1 अप्रैल को नहीं है, 31 मार्च को नहीं है। अब चाहे वो 1 जून को हो रहा है, 1 जुलाई को हो रहा है, 1 दिसंबर को हो रहा है, जितनी भी अवधि का लाभ है उस समय के आधार पर, उसके लाभ के हिस्से के आधार पर उसका हिस्सा ज्ञात किया जाएगा। जो ट्रांसफर किया जाएगा वो आएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि का निपटारा। अब बात करते हैं कि जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है, फर्म से रिटायरमेंट हो रहा है, उसको जो लाभ में हिस्सा या पूंजी या अन्य जो भी उसके हिस्से बनते हैं, इनका भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा। तो मोटा मोटी 2 विधियां अपन काम में लेते हैं। कौन कौन सी? एक तो अगर फर्म के पास में लिक्विडिटी है, पर्याप्त धन राशि है, तो उसे नगद भुगतान किया जाए। और अगर पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं है, तरलता नहीं है, नगद पर्याप्त नहीं है, तो जो सेवानिवृत्त साझेदार है उसे देय राशि उसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि जो है किस्तों के रूप में भुगतान करेंगे। और बकाया राशि पर ब्याज की गणना भी करना है। अब अलग अलग कंडीशन यह होगी कि ब्याज की राशि क्या उस किस्त में शामिल है, ब्याज की राशि क्या उस किस्त में जोड़ करके अलग से लिखानी है, या फिर ब्याज की राशि प्लस किस्त मिला करके प्रतिवर्ष एक समान राशि होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। ये अलग अलग कंडीशंस हो सकती है जो भी हम सीखने वाले हैं। देखिए क्या कहा है इसमें, सेवानिवृत्त साझेदार के खातों का निपटारा साझेदारी समझौते में दी गई शर्तों के अनुसार होता है, जैसा कि साझेदारी संलेख में दर्ज है। यानी एक मुश्त भुगतान करना है, ब्याज सहित भुगतान करना है, या ब्याज रहित भुगतान करना है, जैसा भी स्वीकृत हो। विभिन्न किस्तों द्वारा भिन्न भिन्न अंतरालों में भुगतान, या कुछ नगद में तुरंत, या कुछ किस्तों में, जैसा भी स्वीकृत हो। इमीडिएट पेमेंट करें, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें, कुछ राशि तुरंत भुगतान करें, कुछ किस्तों में करें, जैसा कि संलेख में दिया गया है उसके अनुसार भुगतान करना है। अगर किसी साझेदारी समझौते का अभाव है, साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है, तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 जो है वो अप्लीकेबल होने वाली है। और क्या कहती है धारा 37 वो यह कहती है कि सेवानिवृत्त साझेदार के पास विकल्प होगा जिसके अनुसार वह 6% प्रतिवर्ष की दर से भुगतान की तिथि तक, या इस प्रकार का लाभ जो उसने अपनी पूंजी से उपार्जित किया है, पूंजी अनुपात पर आधारित प्राप्त करने का अधिकारी है। क्या प्राप्त कर सकता है? जिस अवधि तक उसका भुगतान नहीं हो जाता, पेमेंट नहीं हो जाता है, या फर्म जब तक लाभ प्राप्त कर रही है उसे 6% अगर राशि बकाया रहती है तो उस अवधि तक 6% वार्षिकी दर से क्या दिया जाएगा, बकाया पर ब्याज की गणना की जाएगी। यानी राम श्याम मोहन में अगर मोहन सेवानिवृत्त होता है, आज दिनांक को मोहन का जो हिस्सा बनता है लाभों में 2 लाख, अगर पूरा ही ऋण खाते में ट्रांसफर कर दिया तो 2 लाख पर 6% से ब्याज। देखिए संलेख नहीं बना है तो अगर संलेख में 10% लिख दिया तो 10%, 8% लिख दिया तो 8%। ऐसा नहीं कि केवल याद करके बैठ गए 6%। यहां ध्यान देना है किसी साझेदारी समझौते के अभाव में जो एक्ट है उसकी धारा 37 अप्लाई होगी और वो कहती है 6% की दर से ब्याज जितना भी पेमेंट बकाया रहता है। तो 2 लाख का 6% जो है आपका 12,000 कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए वर्ष की समाप्ति पर 20,000 रुपए ऋण के चुका दिए तो 20,000 ऋण प्लस 12,000 ये पेमेंट हो गया। अब बकाया कितना रहता है 1,80,000
तो 1,80,000 पर 6% से ब्याज निकाला जाएगा। फिर माना कि 20,000 चुका दिए तो पीछे कितना बचा, 1,60,000, इस पर फिर से 6% से निकाला जाएगा। ये इस प्रकार से आपको क्या करनी है, गणना की जानी है। इसलिए सेवानिवृत्त साझेदार को कुल देय राशि का निर्धारण जो कि सभी समायोजनों को करने के पश्चात किया गया है का तुरंत भुगतान किया जाएगा। और अगर तुरंत भुगतान नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, किस्तों में भुगतान कर देंगे। यदि फर्म तुरंत भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो इस स्थिति में सेवानिवृत्त साझेदार को देय कुल राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी और जैसे ही राशि का भुगतान किया जाएगा उसके खाते को नाम किया जाएगा। ऋण पर ब्याज की दर जैसा कि साझेदार संलेख में हो या जैसा कि अपने को प्रश्न में दी गई हो, लेकिन अगर प्रश्न में दर नहीं दी गई है, समझौता नहीं बनाया गया है, तो 6% से ब्याज की गणना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। साझेदार के ऋण खाते के शेष पर क्या किया जाएगा, साझेदारी संलेखानुसार ब्याज की गणना की जाएगी, जबकि साझेदारी संलेख के अभाव में, या ऐसा कहें प्रश्न में सूचना के अभाव में, ऋण पर ब्याज की जो गणना है वार्षिकी दर से की जाएगी। जैसा कि साझेदारी संलेख में दिया गया है या आपको प्रश्न में दर दी गई है वह काम में लेना है, लेकिन संलेख नहीं बना हो या किसी प्रश्न में आपको ऋण पर दर ही नहीं दी गई हो तो क्या करना है, 6% पर एनम से कैलकुलेट करने वाले हैं। अब देखिए इसके संदर्भ में लेखांकन किस प्रकार होता है। जब सेवानिवृत्त साझेदार को पूर्ण भुगतान रोकड़ में हो जाता है, यानी जिस समय साझेदार रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है, उसी दिन भुगतान है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू अकाउंट। लेकिन अगर नगद में भुगतान नहीं होता है, उसके ऋण खाते में हस्तांतरण किया जाता है। जब सेवानिवृत्त साझेदार को समस्त राशि जो है उसके ऋण खाते में ले जाएं तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। भाई भुगतान है तो टू कैश या बैंक, ऋण खाता है तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और एक कंडीशन यह भी बनती है कि कुछ राशि तो नगद चुका दी जाए और कुछ राशि क्या करना है, उसके ऋण खाते में अंतरित करना है। किस प्रकार, जब सेवानिवृत्त साझेदार को आंशिक रूप से रोकड़ भुगतान किया जाता है, शेष राशि को ऋण माना जाता है, तो जितना भी बैलेंस बचता है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो नगद भुगतान है वो तो कहां चला जाएगा, कैश या बैंक में, और शेष जो राशि है उसको क्या कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन में। अगर मान लीजिए 2 लाख का पेमेंट बनता है, 40,000 नगद भुगतान कर दिया तो 40,000 आ जाएगा टू कैश या बैंक। बाकी का जो 1,60,000 उसका क्या कर देंगे, साझेदार के ऋण खाते में हस्तांतरण, यानी दोनों ही प्रविष्टि काम में ले लिया। नगद चुकाया तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट, ऋण खाते में तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। कुछ नगद कुछ ऋण में,
तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश टू लोन अकाउंट, इस प्रकार प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। अब बात करते हैं ऋण खाते का जो निपटारा है वो आपका किस प्रकार से किया जाएगा। तो पहला पॉइंट, जितना भी हम ऋण खाते में राशि हस्तांतरण करते हैं या जो ऋण खाते का शेष बकाया रहेगा उस पर क्या किया जाएगा, प्रतिवर्ष ब्याज निकाला जाएगा, इंटरेस्ट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और जैसे ही किस्त का भुगतान करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये प्रविष्टि की जाएगी। और ये प्रविष्टि प्रतिवर्ष की जाएगी जब तक पूर्ण भुगतान न हो जाए, तब तक जो है इसका पूर्ण पेमेंट नहीं हो जाता है। अपने को प्रतिवर्ष ब्याज दे करना है, इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको पे करनी है। क्लियर है। अब देखिए सेवानिवृत्त साझेदार का जो ऋण खाते का जो बैलेंस है, जो लोन अकाउंट का बैलेंस है, उसको हमें क्या करना है, बैलेंस शीट यानी कि तुलन पत्र के दायित्व पक्ष की ओर जो है अंतिम किस्त के भुगतान तक जो है आपका दर्शाया जाएगा। यानी जितना भी आपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है वो दायित्व बन गया, इसमें से जितना भुगतान हो जाएगा वो कम हो जाएगा, बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है जो लोन अकाउंट में राशि, उसे हमें क्या करना है, दायित्व पक्ष में यानी लायबिलिटी साइड में उस राशि को प्रदर्शित करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब प्रश्न की सहायता से इसे और अधिक स्पष्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमने बस थ्योरेटिकल देखा है, अब इसको न्यूमेरिकल करके देखेंगे कि वास्तव में गणना कैसे होती है, प्रविष्टियां लेन देन दर्ज कैसे होते हैं। देखिए 3 साझेदार है, अमरिंदर, महेंद्र और जोगिंदर एक फर्म में साझेदार है। महेंद्र जो है फर्म से सेवानिवृत्त होता है। रिटायरिंग पार्टनर्स कौन है, महेंद्र। तो महेंद्र को देय राशि या तो नगद भुगतान की जाएगी या उसके ऋण खाते में जाएगी। देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक उसको जो है 60,000 रुपए देय है, यानी महेंद्र को कितना राशि पे की जानी है, 60,000, 60,000 रुपए। अमरिंदर और जोगिंदर ने यह वचन दिया कि उसको प्रत्येक वर्ष के अंत में किस्तों में भुगतान किया जाएगा, यानी कि जो 60,000 रुपए है उसके ऋण खाते में जाएगा, लोन खाते में जाएगा। निम्न परिस्थितियों में स्थितियों में महेंद्र का ऋण खाता तैयार कीजिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट दी गई है, जब शेष राशि का भुगतान 4 वार्षिक किस्तों में 12% ब्याज के साथ जो है वो किया जा रहा है, तो प्रश्न किस प्रकार से आपका हल किया जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, जब पहले 3 सालों के दौरान बकाया शेष पर 20,000 रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में 12% ब्याज सहित और शेष ब्याज सहित चौथे वर्ष में भुगतान करने में सहमत होता है। यानी आपको 20,000 और 12% जो है आपको वहां पर ब्याज की जो गणना है वो आपके द्वारा की जाएगी, जबकि शेष थर्ड पॉइंट जो कहता है शेष राशि का भुगतान 4 समान वार्षिक किस्तों में करना है, वो भी 12% ब्याज सहित जब उसकी गणना की जाए, तो हम किस प्रकार से इसका हल करने वाले हैं। क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, शेष राशि का भुगतान 4 वार्षिक किस्तों में 12% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ जो है पेमेंट किया जाए, भुगतान किया जाए, तो आपकी प्रविष्टि या एंट्री जो है वो किस प्रकार से दर्ज होने वाली है। सबसे पहले तो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे महेंद्र का पूंजी खाता उसके ऋण खाते में, जब भुगतान 4 वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ किया जाए। तो कितना अमाउंट दे रखा है अपने को, 60,000, यानी कि 60,000 रुपए जो है अपने को दिया गया है। कहाँ है अमाउंट, ये दिया गया है अपने को 60,000 रुपए। ये अपन यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे महेंद्रस कैपिटल अकाउंट 60,000, यानी कि 60,000 रुपए। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, इस 60,000 पर ब्याज की गणना की जाएगी। ये लीजिए 60,000 और ब्याज आ जाएगा आपको 12% की दर से 7,200 रुपए। कितना आ जाएगा, 7,200 रुपए जो आ जाएगा ब्याज। अब पेमेंट कितना करना है, 4 किस्तें ना, तो 60,000 में 4 का भाग लगाएंगे हम 15,000 प्लस
जो ब्याज की राशि है 7,200, यानी कि ये आ जाएगा आपका 22,200 रुपये। बैलेंस जो आएगा वो आएगा 45,000। ये हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, टोटल जो है वो लगा देंगे। क्लियर है। महिंद्राज कैपिटल 60,000। इस पूंजी पर जो ब्याज है, जो ऋण में जो राशि ट्रांसफर की है उस पर ब्याज आ गया 7,200। भुगतान कितना होगा 15,000, क्योंकि 60,000 को 4 किस्तों में चुकाओगे तो 15,000 प्लस उस पर जो ब्याज है 7,200, इस प्रकार के आ जाएगा 45,000, 45,000। अब क्या करना है, इस 45,000 के बैलेंस को हम आगे हस्तांतरित करने वाले हैं। ये लीजिए 45,000। और दूसरे वर्ष भी क्या होगा, ब्याज की क्या प्रविष्टि करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये लीजिए 45,000 का 12%, 12%, जो अपना आएगा 5,400 रुपए। अच्छा, भुगतान कितना करना है, 15,000 प्लस ब्याज। 15,000 कहां से आएगा, 4 समान किस्तें, तो 60,000 को 4 किस्तों में बांटोगे 15,000 प्लस जो है उस पर ब्याज आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 20,400। बैलेंस निकाल लेंगे, 45 और 5 50,400। ये लीजिए 50,400। यहाँ आ जाएगा आपका 30,000, यानी कि 30,000 रुपये। और यही बैलेंस हम आगे ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, ये लीजिए बाई बैलेंस BD 30,000, 30,000। इंटरेस्ट कितना आएगा, 30,000 का 12%, 33,600। पेमेंट कितना करना है, 15,000, क्योंकि 4 किस्तें लेनी थी, प्लस ब्याज 3,600, यानी कि 18,600 रुपये। बैलेंस कितना आएगा, 33,600 में से 18,600 घटा देंगे, ये 15,000 रुपये। फिर क्या करेंगे, बैलेंस अगले वर्ष हस्तांतरित, ये लीजिए 15,000। और क्या करना है, 15,000 का 12% जो है ब्याज की गणना, कितना आ जाएगा 1,800 रुपये। ये आ गया 16,800। और यही हमें पेमेंट करना है, 15,000 प्लस जो ब्याज है 1,800, 16,800। बिल्कुल बेसिक से अपना जो दे रखा है पेमेंट वो कितने का है, 60,000 रुपए का जो पेमेंट बन रहा है। महेंद्र का पूंजी खाता 60,000 है, वो हम लिया है लोन में, महेंद्र कैपिटल टू लोन अकाउंट 60,000। अब जो भी अपना ऋण खाते का जो बैलेंस रहने वाला है, चाहिए 60,000 है, 45,000 है, 30,000 है या 15,000 है, इन पर क्या करना है, 12% से ब्याज निकालना है। पेमेंट कितना होगा, 4 किस्तों में, तो 60,000 में 4 का भाग लगाया, 15,000, 15,000 प्लस इसमें क्या कर देंगे, ब्याज की जो राशि है 15,000 में वो जोड़ करके पेमेंट कर दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चले अगले प्रश्न की तरफ। इसी के अंतर्गत इसी प्रश्न में जो दूसरा हेड दिया गया है, जब पहले 3 सालों के दौरान बकाया शेष पर 20,000 रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में पेमेंट कितना होगा, पहले साल 20,000, 20,000 का चुकाना है, लेकिन ब्याज 12% प्रतिवर्ष है। शेष ब्याज के सहित जो भी चौथे वर्ष में बैलेंस बचेगा उसका भुगतान कर देंगे। कैसे, बिल्कुल वैसा ही चलेंगे। सबसे पहले जो भी महेंद्र लोन अकाउंट है, इसके अंतर्गत उसके पूंजी का शेष ट्रांसफर कर दिया 60,000 रुपए। अब क्या करना है, जैसा कि कंडीशन फर्स्ट में था, इस ऋण खाते का जो बैलेंस है उस पर 12% से ब्याज, ये लीजिए 60,000 का 12%, 7,200। अब पेमेंट कितना करना है, पहले कंडीशन में कहा गया था 4 किस्तों में ब्याज जोड़ करके, तो 60,000 में 4 का भाग लगाया 15,000 और उसमें ब्याज की राशि जोड़ दी। लेकिन यहां क्या कहा है, 20,000 रुपए प्रति वर्ष चुकाना है। ये लीजिए पेमेंट कितना आ जाएगा, 20,000, यानी कि 20,000 रुपए। बैलेंस कितना आएगा, इसकी टोटल कर लीजिए, 67200, 67200, ये आ जाएगा 47,200 रुपए। और यही बैलेंस अगले वर्ष हस्तांतरित हो जाएगा बाई बैलेंस BD
47,200। अब क्या करना है, इस 47,200 पर ब्याज की गणना की जाएगी। बाय इंटरेस्ट 47,200, ये आप क्या निकाल लोगे, 12% से ब्याज, 12/100 करोगे, ब्याज आ जाएगा 5,664 रुपए। लेकिन भुगतान कितने का करना है, 20,000 यानी कि 20,000 रुपए। इसमें ब्याज की राशि जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी 5,664 का ब्याज शामिल है। 20,000 में से 5,664 घटाओगे तो शेष राशि जो है आपका मूलधन होने वाला है। टोटल कर लेंगे, टोटल करके क्या निकाल देंगे, बैलेंस जो है यहां पर कैलकुलेट कर देंगे। कितना आ जाएगा, 52,864, और जैसे ही 20,000 घटाओगे तो आ जाएगा 32,864। बैलेंस आ गया 32,864। यही बैलेंस क्या किया जाएगा, अगले वर्ष हस्तांतरित, ये लीजिए। और इसी पर क्या करेंगे, ब्याज की गणना करेंगे। ब्याज की प्रविष्टि होती है इंटरेस्ट टू लोन, तो लोन में आ जाएगा बाई इंटरेस्ट, ये लीजिए 32,864, इसका 12%। और 12% की जो राशि है वो आ जाएगी 3,944 रुपए। लेकिन भुगतान कितना करना है, पेमेंट कितना करना है, पेमेंट करना है 20,000, 20,000 रुपए। क्लियर है, बैलेंस निकाल देंगे। पहले टोटल कर देते हैं, 32 और 3 35, 36,808 रुपए। ये आपका आ जाएगा 36,808। और 20,000 रुपए जो है अपने ने पेमेंट कर दिया, बैलेंस कितना रह जाएगा, 16,808। और इसी धनराशि को हमें क्या करना है, आगे ट्रांसफर करना है, हस्तांतरित करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले 3 वर्षों में किया था। इस बकाया राशि पर 16,808 पर ब्याज निकाल लेंगे, ये लीजिए 16,808, और इसका हम क्या करेंगे, 12% की दर से ब्याज की जो है वो गणना कर देंगे। ये आ जाएगा आपका 2,017 रुपए। अब क्या चौथे वर्ष भी 20,000 चुकाना है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ प्रश्न में स्पष्ट सूचना थी कि अपने को क्या करना है, कंडीशन नंबर 2, पहले 3 वर्ष तो 20,000 और बाद का जो चौथा वर्ष है जो भी बकाया राशि है उस पर ब्याज जोड़ते हुए जो बैलेंस बचेगा उसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 16 और 2 18,825 रुपए। ये लीजिए 16,808 प्लस ब्याज जो है 2,017 रुपए। ये अपन पेमेंट यहाँ पर दर्ज कर देंगे और साथ ही साथ जो है टोटल लगा देंगे। ये कंडीशन नंबर 2 हो चुकी है। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3। और कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है, जब शेष राशि का भुगतान 4 समान वार्षिक किस्तों में 12% ब्याज सहित होगा। देखिए या तो क्या होगा यहाँ पर कि यह कंडीशन रहेगी कि भाई समान किस्तें प्लस ब्याज, तो 15,000 15,000 4 किस्तें थी, 4 का भाग लगाया 60 में 15,000 आ गया, ब्याज अलग से जोड़ दिया जाए। या यह कंडीशन बनेगी कि भाई अमाउंट फिक्स रख दी अपने ने 20,000, तो इसके अंतर्गत अंतिम वर्ष भी 20,000 आए, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा हिसाब बैठ पाना जरूरी नहीं है। लेकिन यह कह रहा है कि ये जो किस्त की जो राशि है 20,000 20,000 20,000, चौथे वर्ष भी 20,000, यहाँ 20,000 का से कुछ भी हो लेकिन फिक्स होना चाहिए, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 20,000 हो। और जो ब्याज की आप गणना करोगे वह भी करना है, यानी जो आप पहले 3 वर्ष 1 2 जो तीसरे वर्ष चुकाओगे वही राशि चौथे वर्ष चुकानी है। और ब्याज की गणना के बाद में जो बैलेंस है वह भी उतना ही होना चाहिए, अंतर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ अंतर रह गया, पहले 3 वर्ष 20,000 था ना, अब यहाँ पर 18,825 ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या काम में लेते हैं, यहाँ पर हम एन्युटी से जो है गणना करते हैं। और एन्युटी से गणना किस प्रकार की जाएगी, जब 4 वार्षिक बराबर किस्तों में वह भी ब्याज सहित, अगर ब्याज रहित हो तो कंडीशन नंबर 1 की तरह उसके अंतर्गत ब्याज अपन जो है जोड़ देंगे। और या फिर कहते भाई चौथे वर्ष समान नहीं है, जो बची हुई राशि है उसका भुगतान कर दीजिए, लेकिन चौथे वर्ष 4 वर्ष की समान होनी चाहिए और ब्याज सहित भी होना चाहिए,
वहां पर हम क्या करेंगे, एन्युटी मेथड जो है वो काम में लेंगे। एन्युटी के संदर्भ में अपने को जो दर है वो दी गई होगी। क्या होता है एन्युटी कि अगर 12% की ब्याज दर है तो जो धनराशि हमें 4 वर्ष पश्चात 1 रुपया प्राप्त होनी है आज के दिन, उसका मूल्य क्या रहेगा, यही आपका एन्युटी है। और ये आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न में दिया गया होगा। देखिए 19,750 रुपए 12% की दर से 4 साल के भुगतान का निर्धारण सालाना 0.329234 रुपए वार्षिक सारणी के अनुसार 60,000 रुपए। यानी कि ये अमाउंट आपको दे रखी है, आपको क्या करना है, 60,000 को गुणा करनी है कितने से, 0.329234 और ये जो अमाउंट निकल कर आएगी वो कितना आएगा, 19,754 रुपए। ये आपको एन्युटी पे करनी है, वार्षिकी पे करनी है। प्रति वर्ष जो भुगतान होगा वो 19,754 का होगा। किस प्रकार, देखिए सबसे पहले तो हम वही जो कैपिटल की राशि है वो ऋण खाते में जाएगी, बाई महेंद्रस कैपिटल 60,000। ब्याज की गणना में कोई परिवर्तन नहीं है, जो भी बकाया बैलेंस रहेगा उस पर ब्याज निकाला जाएगा 7,200। ये चाहे कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन सेकंड है, चाहे कंडीशन थर्ड है, यहां जो बैलेंस है उस पर 12% से ब्याज, यहां जो बैलेंस है उस पर 12% से ब्याज, ये अपने को निकालना रहेगा। लेकिन पेमेंट कितना करना है ये फिक्स कर दिया, 19,754 रुपए, क्योंकि 4 समान किस्तें होनी चाहिए। इसका कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ एन्युटी मेथड से हो सकता है। टोटल कर देंगे 67200 और इस 67,200 में से क्या करना है, 19,754 घटाना है, ये आ जाएगा 47,446 रुपए। टोटल कर देंगे 67,200 और यही बैलेंस हम क्या करेंगे, आगे ट्रांसफर कर देंगे। और बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड कंडीशन की तरह इस बकाया राशि पर 12% से ब्याज, और यह जो ब्याज आएगा 12% की दर से ब्याज कितना आएगा, यह आएगा 5,694 रुपए। कितनी ब्याज आएगी, 5,694 रुपए। पेमेंट कितना करना है, फिक्स है 19,754, क्योंकि चारों वर्ष जो भुगतान किया जाएगा समान राशि का किया जाएगा। गणना कैसे करिए, 60,000 गुणा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, यानी कि 60,000 को 0.329234 से गुणा की, तब 19,754 जो है अपने को प्राप्त हुआ है। अब क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल कितनी आ जाएगी, 53,140। और इस 53,140 में से 19,754 जो है वो घटा दिया जाएगा, ये आएगा 33,386 और यहां पर भी टोटल लगा देंगे 53,140। अब क्या करेंगे, 33,386 को आगे ट्रांसफर करेंगे और इस पर भी क्या करना है, पहली और दूसरी विधि के अनुसार ब्याज की जो गणना है वो की जाएगी। 33,386 गुणा 12% और कितना आ जाएगा ब्याज, ब्याज जो निकल कर आएगा वो आएगा 4,006। लेकिन भुगतान कितना करना है, भुगतान फिक्स है 19,754 रुपए ही पेमेंट करना है। कितना करना है, 19,754। अब क्या कर देंगे, टोटल करके बैलेंस तो 33 और 4 37,392 रुपए। इनकी क्या कर दी, टोटल कर दी दोनों की, और 37,392 जो है अपन यहां टोटल में देंगे और इसमें से 19,754 घटा देंगे, बैलेंस आ जाएगा 17,600। कितना आ जाएगा बैलेंस, 17,638 रुपए। ये हम क्या कर देंगे बैलेंस, और इसी बैलेंस को हमें क्या करना है, आगे ट्रांसफर करना है। ये लीजिए 17,638 और इस पर ब्याज भी निकालेंगे। ब्याज की दर 12% वार्षिकी और 17,638 का 12% आएगा 2,116। अब भुगतान कितना करना है वो फिक्स कर रखा है अपने ने, 19,754 और लास्ट में इनका जो टोटल है ये भी यही आना चाहिए। तो
तो बिल्कुल यही आ रहा है 19,754। जो कंडीशन सेकंड थी उसमें क्या कहा गया था, पहले दूसरे और तीसरे वर्ष 20,000 चुकाया जाए, शेष जितना भी बैलेंस बचता है बकाया पर ब्याज जोड़ करके लिख देंगे। यहां कह रहा है चारों वर्ष समान राशि होनी चाहिए। कैसे आएगी वो आपकी इस प्रकार निकलेगी। अब देखिए पहले वर्ष भी 19,754 है, दूसरे वर्ष भी यही है, तीसरे वर्ष भी यही है। देखो 3 वर्ष तक तो कुछ भी राशि समान दे सकता है, ये कहे 10,000 चुकाएं, 20,000 चुकाएं, 30,000 चुकाएं, वो हो सकता है, लेकिन अंतिम वर्ष भी समान रहे, 19,754 ही रहे। इसके लिए एक ही तरीका है, एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि से क्या करेंगे हम, इसकी गणना जो है वो अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब एक पॉइंट अपने को और ध्यान में रखना है, वो क्या है कि जो भी सेवानिवृत्त साझेदार है या जो मृत्यु होने वाले साझेदार है, उनको जो राशि का भुगतान किया जाता है, जो पेमेंट किया जाता है, जो गणना की जाती है, वो बिल्कुल समान रहेगी। फर्क क्या रहेगा, फर्क इतना ही रहेगा, जो आप यहां पर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट करते हो, वो ऋण खाता किसका रहेगा, जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है उसके उत्तराधिकारी का ऋण खाता आ जाएगा, उसको वहां पर हमें लिखना है। तो सेवानिवृत्त साझेदार और मृत साझेदार को देय राशि का व्यवहार समान होगा। केवल अंतर यह है कि साझेदारी की मृत्यु के समय जो राशि उसे दी जानी थी उसका हस्तांतरण उसके उत्तराधिकारी को जो है वो किया जाएगा, और इस प्रकार उसको जो है उस राशि का भुगतान करेंगे। ये हम आगे प्रश्न में भी चर्चा करेंगे। और उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो कानूनन उत्तराधिकारी होता है, यह कंफ्यूजन नहीं रखना है कि पुत्र है, पत्नी है या पुत्री है, जो भी उसका कानूनी उत्तराधिकारी है उसे उस राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। तो साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।